हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी आईक्यू। सबसे पहले हम लोग जो क्लास 10 का जो साइंस चल रहा था उसका आज सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। आम्ल क्षार एवं लवण, जो इस चैप्टर का नाम है बाबू। ठीक है, जो अभी जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है एक क्लास। ठीक है, अभी से मिस नहीं करिएगा, पूरी लास्ट तक देखिएगा। देखिए अब हम लोग पढ़े क्या, और ये शॉर्टकट है बाबू, बिल्कुल शॉर्ट, जो एग्जाम में डायरेक्ट करेक्ट कर सकता है। इसका जैसा है, पहला चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो पहले अम्ल का परिभाषा पढ़ेंगे बाबू, फिर हम लोग क्षार के पढ़ेंगे, फिर हम लोग लवण के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बाबू। यहाँ पर देखिएगा, कोई बोलेगा बाबू एसिड क्या है, तो सिंपल सी बात है, जो एसिड होता है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में एसिड बोला जाता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे हम लोग दही हुई खाते हैं ना, इमली वगैरह, वो सब खट्टे अम्लीय है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। नीले को लाल में कर रहा है, याद रखिएगा। फिर क्या बोला, ये जलीय विलयन में, मतलब जल में जो होता है ना, जल में घोल देंगे, ऐसे ना करंट पास कर देंगे तो तुम्हारा H2O, ये तुम्हारा क्या होता है, ये जो H अलग हो जाएगा ना, ये तुम्हारा हो जाएगा H+ हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, H+ आयन निकल जाएगा। फिर क्या बोला यहाँ पे बाबू देखिएगा, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ खट्टा होता है। क्या होता है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। आगे देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अम्ल कमजोर भी होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, परबल अम्ल। परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। परबल माने स्ट्रॉन्ग होता है बाबू। तो ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ बोला जा रहा है, HCl हो गया। जो HCl हमारे पेटों के अंदर होता है पता किसी को, हमारे पेटों में होता है, जो कि हमारे खानों को पचा देता है। आगे देखिए, तुम्हारा H2SO4 जो कि तेजाब होता है एक तरह से, और क्या है, HNO3। ठीक है, ये भी तुम्हारा बहुत खतरनाक अम्ल है, सोना को पिघला देता है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है बाबू देखिएगा, दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल का मतलब होता है बहुत ही कमजोर, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या होता है, लैक्टिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, और तुम्हारा क्या है, CH3COOH। ये तुम्हारा क्या है, एक अम्ल है जो कि बहुत ही लो लेवल पर आता है। ठीक है, जो सिरका हम लोग बोलते हैं इसको आम भाषा में। समझ में आ गया। आगे देखिएगा, सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है। तो पहले समझिएगा तनु अम्ल, फिर समझ में आ जाएगा। तनु अम्ल का मतलब भी थोड़ा सा, मतलब तनी सुन, समझ में आ रहा है। देखिएगा, तो जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि पानी अधिक मात्रा में होता है, उसे बोलते हैं तनु अम्ल। और फिर क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल, बहुत सारा, सारा मतलब बहुत सारा होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल कम मात्रा में होता है। जैसे इसमें यही लिखा हुआ है, जल अल्प मात्रा में होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सांद्र अम्ल। समझ में आ गया इतना चीज़। आगे देखिएगा, बेसिक मतलब एसिड का कुछ परिभाषा हो गया। अब आता है क्षार पे बाबू। क्षार पे क्या, क्षार क्या होता है देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा इधर, इधर ये देखिए, बेस मतलब क्षार। क्षार क्या होता है, बेस। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मतलब स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। कड़वा अलग चीज़ है, बहुत तीता अलग चीज़ है, समझ लेना। कड़वा जैसे करेला हम लोग खाते हैं, कड़वा हो गया। नीम का पत्ता खाते हैं, कड़वा हो गया। ये सब कड़वा है। मिर्ची खाते हैं, तीता हो गया, तो कड़वा होता है। साबुन कहते हैं, नहाते समय साबुन मुंह में चल जाता है, पता चल ही रहा होगा कैसा हो जाता है मुंह में, है ना, आँख में चलता है, कितना जलन होती है। तो ये बोला जा रहा है, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए बाबू, ये लाल लिटमस को नीले में बदलता है। गौर करिएगा, ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदलता है, और नीले को लाल में बदल रहा था। आगे देखिएगा, ये जलीय विलयन में OH आयन देता है। जल में होता है ना बाबू, जो अभी बताए थे अम्ल, ऐसे होता है। इसमें जब रिएक्शन करेंगे ना तो OH आयन दे देगा, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन देगा। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब परबल क्षार और परबल अम्ल क्या होता है देखिएगा, मतलब परबल क्षार और दुर्बल क्षार। परबल क्षार का मतलब स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत होता है पूरी तरह से। जैसे तुम्हारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस हो गया। इसे तुम्हारा क्या है, परबल है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे बाबू, दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक किसे बोलते हैं देखिएगा, बहुत कमजोर है, तो क्या होगा, NH4OH हो जाएगा, बहुत ही कमजोर है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोला, क्षारक। क्षारक यानी अल्कलाई। क्षार किसे बोलते हैं, देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं, समझ में आया ना। और जो नहीं घुलता उसे क्षारक कहते हैं। समझ, यहाँ पे समझिएगा, क्षार क्या होता है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। ठीक है, आगे देखिएगा, लवण क्या होता है, लवण, लवण में नमक होता है। क्या होता है, तो लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। बताया था ना अभी, जो देखिए, मान लीजिए तुम्हारा एसिड है बाबू, एसिड, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेस हो जाएगा, और जब रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अच्छे से इसको लेते हैं। मान लीजिए तुम्हारा एसिड है, मतलब एसिड हो जाएगा प्लस बेस हो जाएगा, बेस, और इससे जब रिएक्शन हो जाएगा तो बनेगा सॉल्ट। ठीक है, जब मतलब ये दोनों एरो का निशान रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा। सेम टू सेम बोला जा रहा है यहाँ पे। तो सॉल्ट क्या होता है बाबू देखिएगा, लवण अम्ल व क्षारक की, लवण है ना, लवण अम्ल, लवण कैसे बनता है, अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के साथ होता है, प्राप्त होता है, उसके बाद प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बोला NaCl, है ना, मतलब NaCl हो गया, क्या बोलते हैं, KCl हो गया। तो NaCl है ना बाबू, नमक है अपना, जो हम लोग खाते हैं, साधारण नमक जैसे बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक है, खाने वाला ही है, हम लोग किचन में ज़्यादातर देखते हैं इसको। आगे देखिए बाबू, सूचना क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, सूचक। देखिएगा इंडिकेटर क्या होता है, तो आगे नीचे चलते बाबू थोड़ा सा, देखिएगा,
सूचक क्या होता है? इंडिकेटर। क्या बोला है? सूचक किसी दिए गए विलयनों में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। देखिए बाबू, कुछ कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम चख नहीं सकते, क्या पता हो जहर हो, चख लेंगे तो मर जाएंगे, तो है ना, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए ऐसा क्या सूचक करते हैं, इसको चेक करते हैं कैसा होगा। तो ये बोला जा रहा है कि सूचक किसी दिए गए विलयनों का, विलयन होगा उसमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति दर्शाता है। अगर तुम्हारा पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा, और 7 पे होगा तो उदासीन हो जाएगा। तो ये चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखिएगा, इसे रंग या गंध अम्लों व क्षार को माध्यम में बदल सकता है। रंग में बदल देगा और गंध में बदल, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे सूचक के प्रकार क्या होता है, तो वो 3 तरह का प्रकार है। कितने? 3 है। देखिएगा, पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले प्राकृतिक सूचक है जो हमने नहीं बनाया है। फिर क्या बोला है? कृत्रिम संश्लेषण रक्षक, मतलब कि हमने जो बनाया है। फिर क्या होता है? गंधीय सूचक, जो गंध से पहचान सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो ये मतलब प्राकृतिक सूचक में क्या आता है बाबू, ये पौधे पाए जाते हैं। लाइकेन नाम का एक पौधा है जिसे पाया जाता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है इसमें? लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है। लिटमस हो गया और क्या हो गया? लाल पत्ता गोभी हो गया। और हाइड्रोलिया हो गया, पौधे के फूल, जो कि हल्दी भी आता है इसमें अंदर, और हल्दी भी इसके अंदर। फिर समझ में आ गया। फिर आता है तुम्हारा क्या? कृत्रिम का मतलब हमारे द्वारा बनाया गया। क्या बोल रहा है? ये रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ से हम चेक कर सकते हैं कि कौन गंधीय है, मतलब अम्लीय है, कौन क्षारीय है, ठीक है। इसमें क्या आ गया? तुम्हारा रासायनिक पदार्थ हो गया। फिर क्या होता है? मेथिलीन ऑरेंज हो गया, मेथेनॉल ऑरेंज होता है। फिर क्या होता है? फिनोप्थिलेन हो गया। ये तुम्हारा क्या है? कृत्रिम है एक तरह से। आगे देखिए बाबू, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम बदल जाता है। जैसे प्याज होता है बाबू, प्याज हम लोग काटते हैं तो कितना आग जलता है ना। लौंग हो गया, लौंग का तेल बदबू देता है ना, थोड़ा बहुत तो गंध देता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक, गंध से पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा इसमें भी डायग्राम के हिसाब से दिखा रखा है। पहला है सूचक है, जैसे प्राकृतिक सूचक में क्या था? लिटमस आ गया, लाल पत्ता गोभी का रस हो गया, हल्दी हो गया, मतलब हाइड्रेजिया के फूल का रस, ठीक है। और इसमें देखिएगा रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, जब अम्ल होगा ना तो क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो लिटमस को लाल कर देता है। फिर क्या था? लिटमस लाल पत्ता गोभी को लाल कर देता है, और हल्दी को कोई बदलाव नहीं करता, वैसे के वैसे रहता है। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे बाबू? तो हाइड्रोलिया मतलब हाइड्रेजिया के फूल का रस नीला कर देता है, ठीक है। कौन? तो तुम्हारा अम्ल। अब देखिए रंग या गंध में परिवर्तन क्षारक के साथ कैसे होता है? देखिएगा, तो नीला मतलब क्या? लाल था वो नीला कर देगा, फिर हरा कर देगा, मतलब लाल पत्ता गोभी को हरा कर देगा, फिर हल्दी को कैसे कर देगा? लाल कर देगा। कैसे मालूम चल रहा है आपको लाल कर देगा? कभी हम लोग सब्जी खाते ना है तो सफ़ेद कपड़ा पे गिर जाता है हल्दी की सब्जी, तो मतलब सब्जी गिर जाता ना है तो उसमें छार से लगाते हैं, अरे कपड़ा नहीं धोते हैं तो लाल बन जाता है, नहीं बन जाता है क्या? तो छार तुम्हारे साबुन है जी, तो उससे रगड़ने से क्या लाल बन जाता है? हाँ, लाल नहीं हो जाता है। फिर आगे देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे नीला हो गया, नीला गुलाबी बन जाता है। नीला कैसे बन जाएगा? गुलाबी कलर का बन जाता है, ठीक है। फिर देखिएगा, अब आता है कृत्रिम सूचक में क्या आता है? कृत्रिम सूचक में आता है बाबू फिनोप्थिलीन। फिर क्या आता है तुम्हारा? मेथिन ऑरेंज। तो फिनोप्थिलीन है ना, जो अम्ल के साथ एक रंगहीन बनता है। रंगहीन का मतलब इसमें कोई रंग का परिवर्तन नहीं होता है, वैसे के वैसे रहता है। फिर इसमें क्या होता है? मेथिलीन ऑरेंज बन जाता है तुम्हारा लाल। फिर क्या होता है? अगर क्षार में देखें तो ये गुलाबी बन जाता है, और क्या बन जाता है? पीला बन जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब गंधीय सूचक जैसे प्याज का रस हो गया बाबू, वेनिला हो गया, वेनिला भी है। फिर क्या होता है? लाल रंग का, मतलब लौंग का तेल हो गया। आगे देखिएगा, तीक्ष्ण गंध, इसमें ना तीक्ष्ण गंध आता है। गंध मैंने मतलब बहुत फास्ट आता है, मतलब बदबू कुछ भी समझ सकते हैं आप, मतलब गंध देता है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? वेलिना, सामान्य गंध का रखते हैं, सामान्य मैंने नॉर्मल गंध रखती है लेकिन गंध देता है। फिर क्या बोला यहाँ पे? समान गंध रहती है इसमें भी। अब आता है क्षारीय के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है? देखिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई होएगा ही नहीं, दोनों तीनों में से कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं हो, वैसे के वैसे रह जाएगा, ठीक है बाबू। आगे देखिएगा, गौर से समझिएगा तब समझ में आएगा एग्जाम के लिए ये, बिल्कुल। देखिएगा इधर, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, मतलब इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसका, ठीक है बाबू। देखिएगा, धातु की अभिक्रिया क्या होता है, कैसे होती है? तो पहले करेंगे अम्ल के साथ, फिर करेंगे क्या? क्षारक के साथ, ठीक है। देखिएगा, तो अम्ल है ना, अम्ल पर धातु जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। पेपर में पूछेगा कि अम्ल और धातु मिलकर क्या कौन सी गैस निकाली जाती है, तो बोलना हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकलता है बाबू। देखिए जिंक हो गया, मतलब क्या? HCl हो गया। जिंक से जब रिएक्शन करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये ऊपर की एरो का मतलब होता है गैस निकल रहा है, पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास में। फिर देखिएगा यहाँ पे, चलिए आओ आगे चलते हैं। क्षारक के साथ क्या ऐसा होगा? तो देखिए ना, क्षार प्लस धातु जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? लवण हाइड्रोजन गैस में भी निकलेगा, ठीक है। इसे एग्जांपल दे रखा है बाबू, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जब जिंक से रिएक्शन करेगा ना तो क्या बनेगा? N2ZO मतलब 2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सोडियम जिंकेट बनेगा, जिससे बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिएगा यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं बाबू, इसको कौन सा करूँ? चलो एक करता हूँ। देखिए पॉप टेस्ट क्या होता है? पॉप टेस्ट है ना, तो हम लोग जानते हैं कि ये तुम्हारे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलने का प्रक्रिया बताते हैं, तो साबुन के बुलबुले में करते हैं, वो देखिएगा, ठीक है। देखते हैं,
पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप टेस्ट की उद्भवनी उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन गैस में उपस्थिति को दर्शाने के प्रयोग करता है। मान लीजिए बाबू तुम्हारा साबुन का टब है जिसमें हम लोग कपड़ा धोते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रखनली रहता है, इसके अंदर ना कुछ जिंक होता है, जिंक मतलब कुछ लोहा हुआ होता है। जब इसे अम्ले डालते हैं ना, अम्ले, अरे बाबू इसके अंदर अम्ल डाल जाता है प्रखनली में, एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है। जब इसमें अम्ल डालेंगे ना, क्या बोलते हैं, H2 मतलब कोई भी अम्ल, H2SO4 हो गया, HCl होगा, कुछ भी, इसके अंदर लोहे का जंग होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब इसमें से गैस निकाल के इसमें जाएगा तो इसमें साबुन का बुलबुला होता है जो हम लोग कपड़े धोते हैं उस टाइप से, अबे निकलेगा ना वो तो बुलबुले टाइप का निकलेगा। और यहाँ पे मोमबत्ती ला जाता है, क्या लाता है, मोमबत्ती। और जैसे इसका लगेगा फट से आवाज आएगी, फट फट, यानी पॉप की आवाज आएगी ऐसे ऐसे, अब ये तुम्हारा विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे देख लीजिएगा। और ये तुम्हारा ऐसा ऐसा होता है। ये कब होता है, जब अम्ले और लोहा के साथ मतलब कोई भी धातु से रिएक्शन होता है तब। हमें मालूम चलना चाहिए ना, कैसे मालूम चलेगा बाबू कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो इस अभिक्रिया से हम पहचान सकते हैं हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। पेपर में आएगा कि कोई भी हम लोग अगर धातु से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, हमको पता करिए कैसे निकलता हो, तो इस डायग्राम को इसको लिख दीजिएगा आप, ठीक है। देखिए फिर से पढ़ रहे इसको बाबू, देखिएगा इसको, देखिएगा, रुकिए 1 मिनट, क्या बोला था, देखिएगा। टेस्ट पॉप। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक चलती हुई मोमबत्ती पाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि माने साउंड उत्पन्न होती है। इसे टेस्ट में हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया, आपको नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर करेगा, 2 नंबर देगा। आगे देखिएगा बाबू, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाय कार्बोनेट की अभिक्रिया कैसे होती है, किसके साथ, अम्ल और क्षार के साथ, ठीक है। देखिएगा बाबू, तो अम्ल के साथ इसका रिएक्शन और क्षार के साथ इसका रिएक्शन होगा, तो क्षार के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होता इसके अंदर। अब जो होगा अम्ल के साथ होगा, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं आगे। बोले बाबू अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, देखिएगा, कोई भी HCl हो गया, कोई भी अम्ल हो गया, H2SO4 HCl कुछ भी, फिर क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, एक सॉलिड है, और जब रिएक्शन करेगा ना बाबू तो क्या बनेगा, NaCl, जो कि साधारण नमक बनता है जो हम लोग खाते हैं। फिर क्या बनेगा, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, फिर तुम्हारा जल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा अम्ल के साथ रिएक्शन हो रहा है ऐसा। फिर देखिए मान लीजिए अम्ल प्लस धातु बाय कार्बोनेट आ गया, अब यानी देखिएगा तो बाय कार्बोनेट में इसमें हाइड्रोजन आ जाता है, तो देखिएगा HCl मतलब HCl सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, समझ में आ गया, इसे बाय कार्बोनेट बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, NaCl हो गया, और क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, और तुम्हारा इससे भी जल का निर्माण होता है, जो कि तुम्हारा सूत्र के माध्यम से भी लिख रखा हूँ, और तुम्हारा जल को से लेकर लिखा हुआ भी लिख रखा हूँ शब्दों के माध्यम से भी। आगे देखिएगा बाबू, चूना का पानी का टेस्ट कैसे करें, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया मतलब दूध कलर का हो जाता है, मतलब व्हाइट हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए कैसे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल्ट वाइस है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब निकले करेंगे तो क्या बनेगा, क्या कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो सफेद अपशिष्ट बनता है, जो कि तुम्हारा H2 निकलेगा बाहर। कैसे मालूम चलेगा बाबू, देखिएगा, मान तुम्हारा क्या हो गया, चूना लिया, उसमें पानी डाला था ना, वो जो बुझा हुआ चूना हो गया जी, अरे तुम्हारा बुझे हुए चूना है, और कुछ देर के बाद पेंट कर दिया, और पेंट करने के बाद बहुत देर के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, हम लोग छोड़ते हैं, और छोड़ते ना है तो रूम में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो निकलने के बाद तुम्हारा दीवारों से पेंट होगा, फिर चमक आएगी, और चमक आने के कारण क्या बनेगा, सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप बनेगा, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे, और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने में क्या बन जाता है, तो जल में घुलनशील हो जाता है। देखिएगा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा और मतलब ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो पानी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल के तुम्हारा कैल्शियम मतलब CaHCO3 जो कि एक्वस बन जाता है, तो क्या बन जाता है, जल में घुलनशील हो जाता है फिर वो, ठीक है, वो ज़्यादा मात्रा में निकालने पर, समझ में आ रहा है। अब इसे तुम्हारे ऊपर वाले माध्यम से चमक आते हैं दीवारों पर, समझ में आ रहा है, इतना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है बाबू, शेयर भी करिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, कैसे वो लोग अभिक्रिया करता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अम्ल प्लस क्षार जब मिलता है ना बाबू तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। हमेशा न लवण और जले बनेगा, कब, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो। अब इसी को दोनों अगर टक्कर में रहेंगे ना तो बनेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिएगा, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, देखिएगा, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेरित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल की प्रभाव समाप्त हो जाती है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों स्ट्रॉन्ग है, अम्ल भी स्ट्रॉन्ग है और क्षार भी स्ट्रॉन्ग है, जब रिएक्शन करेगा तो उदासीन हो जाएगा, है ना। टक्कर में कैसे होता है, उदासीन, लड़ाई को जीतता ही नहीं है, इसके वजह से क्या बनना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनेगा, उदास हो जाता है, दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल है कुछ बताया गया बाबू, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब रिएक्शन करेंगे HCl से, दोनों मतलब अच्छे खासे, फिर जब क्या बनेगा, लवण बन जाएगा और जल बनेगा, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है। आगे क्या बोले, देखिए अम्ल, यहाँ पे देखिएगा बाबू, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, परबल अम्ल हो गया, परबल मतलब स्ट्रॉन्ग और दुर्बल क्षार, तो क्या बनेगा, और लवण प्लस जल बनेगा। परबल अम्ल और दुर्बल क्षार, और दुर्बल अम्ल और परबल क्षारक, क्षारीय लवण बनाएगा, क्या बनाएगा ये, क्षारीय लवण, ऊपर वाला क्या बनाएगा, लवणीय लवण बनाएगा, और ये क्षारीय लवण। देखिएगा दुर्बल क्षार तुम्हारे कमजोर ना है जी,
कमजोर अम्ल न है, और क्या है परबल क्षार में स्ट्रॉन्ग न है, जिसका प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगा उसी का वो बन जाएगा लवण। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला, फिर से पढ़ते हैं। परबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर अम्लीय लवण बना देगा, जल बनाएगा। फिर क्या बोला है, दुर्बल अम्ल और परबल क्षार मिलकर क्षारीय लवण बनाएगा, जो क्षार ज़्यादा होता है। फिर क्या बोला है, परबल अम्ल और परबल क्षार मिलकर उदासीन बना देगा, अभी ने पढ़े उदासीन अभिक्रिया। फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर क्या उदासीन लवण दोनों में बना देगा। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर क्या बोला बाबू, अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्लों के साथ क्या, धातु ऑक्साइड के अभिक्रिया। देखिएगा, धातु ऑक्साइड के पास जब अम्ल रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। देखिए बाबू, कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर ऑक्साइड हो गया, जब HCl से रिएक्शन करेगा तो बनाया कॉपर क्लोराइड बना देगा। ठीक है, कॉपर क्लोराइड बनाया और तुम्हारा जल का निर्माण हो गया, इस जल का सूत्र है H2O। आगे देखिएगा बाबू, कॉपर सल्फेट के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है, नीला होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। देखिएगा, धातु ऑक्साइड के प्रवृत्ति क्षारीय होता है, धातु कैसे होते हैं, क्षारीय होता है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। धातु ऑक्साइड बोल रहे हैं बाबू, धातु ऑक्साइड। देखिए, धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति मतलब कैसा लक्षण का होता है, वो तो क्षारीय का होता है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉपर ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, आगे समझिएगा। फिर क्या बोला बाबू, धातु ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, आप क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिएगा, धातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखिए क्या बोले यहाँ पे, धातु ऑक्साइड के क्षार के साथ अभिक्रिया। देखिए बाबू, धातु ऑक्साइड प्लस क्षार क्या बनाएगा, तो लवण और जल का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोले यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बाबू। फिर क्या, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, यानी CaOH का होल ट्वाइस। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मतलब प्लस H2O बनेगा, यानी जल का निर्माण करेगा। सेम क्या बोला, धातु ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होता है, अम्लीय होता है तथा विद्युत धारा का प्रभावित करता है। अम्लीय होता है और क्या करता है, विद्युत धारा का प्रभावित करता है। बोलेगा विद्युत धारा प्रभावित कब होता है, अम्लीय होने के बावजूद होता है, उसी में होता है। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा वो, समझ में आ गया। आगे क्या बोलते हैं, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कैसे होता है। देखिएगा, तो जलीय विलयन में, अम्ल और क्षारक, देखिए जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है, बताया था थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्लास में। फिर क्या बोला यहाँ पे, और H+ आयन, और वो मतलब ये क्या बन जाएगा फिर, तो H3 और वो प्लस बन जाएगा, जो कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या होगा, H+ जब पानी से रिएक्शन करेगा H2O से तो H3O+ बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, बढ़ गया, मतलब सॉरी जब घट गया था ना प्लस आता है, अब बढ़ गया तो माइनस हो जाएगा। आगे देखिएगा, तुम्हारा HCl हो गया, HCl प्लस H2O जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, H3O प्लस Cl माइनस हो जाएगा, क्योंकि Cl ले चुका है। ठीक है ना, यानी क्लोरीन ले लिया था ना, माइनस हुआ, और जो देता है वो प्लस हो जाता है। तो क्या बोले यहाँ पे आप देखिए, जल की उपस्थिति में क्षारक यानी OH आयन उत्पन्न करता है, बताया था अभी। देखिएगा तुम्हारा सोडियम हो गया, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन से करे मतलब पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Na अलग हो जाएगा और क्या OH अलग हो जाएगा, जो कि माइनस बनाएगा। समझ में आया। फिर से क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस भी यही करेगा, जल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो जल में होगा तो क्या होगा, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होल ट्वाइस मतलब 2 दे देगा, ये दे रहा था ना प्लस हो रहा है, और क्या OH -2 ले रहा है, इसलिए माइनस हो रहा है। समझ में आ रहा है इसे। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जब हम जानते हैं कि पूछेगा पेपर में ऐसा कि अम्ल जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है, तो बोलना H+ आयन, और जब क्षार क्या उत्पन्न करता है तो OH- आयन, OH- आयन। ये तुम्हारा आता है बाबू पेपर में। आगे देखिए क्या बोले यहाँ पे, देखिए क्या बोले यहाँ पे, देखिएगा, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जितना भी क्षारक है ना, जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में घुलने वाले मतलब घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। समझ में आ गया, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता, जो घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। देखिए क्षार कहते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसको आप 3-4 बार पढ़िएगा तब दिमाग कन्फ्यूज दूर होगा। देखिए मैं भी आपको पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, पहली बात। फिर इसने बोल दिया क्या, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। फिर बोला सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। समझ में आया, ये बहुत कन्फ्यूज वाला मतलब लग रहा है, जैसे पढ़िएगा 2 बार समझ में आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे बाबू, देखिएगा यहाँ पे, जल के साथ अम्लीय क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्लीय क्षारक को जल में मिलाना चाहिए, हमेशा है ना, अम्लीय क्षार मिलाएंगे ना बाबू जल में तो उसी में मिलाए। जैसे यहाँ पे देखिए बोले अम्ल में जल मिलाना बिल्कुल गलत है बाबू। ये देखो तुम समझाने के लिए तुमको किस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे अम्ल और जल मिला देंगे ना, बिल्कुल गलत है। हमेशा जल नीचे रहेगा और हम लोग धीरे धीरे मिलाएंगे और आँख से दूरी रखेंगे। समझ में ना, क्योंकि आँखों में चल जाए जलन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जल में देखिए बाबू, जल में मिलाया जाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होता है। तुरंत उष्मा निकल के हमारे आँखों में चल जाएगा, जो कि हमारे आँख भी खराब हो सकता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमारे आँख भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आगे देखिएगा बाबू यहाँ पे,
सांद्र अम्ल मतलब क्या, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा जी। तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फीत होकर बाहर आ जाता है तथा आप जल सकते हैं। आप क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, मुंह खराब हो जाएगा ना जी। अम्ल न है, तेजाब जिसे बोलते हैं आम भाषा में, तो तेजाब से जल नहीं जल जाता क्या, तो वैसे हो जाएगा। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट जाता है, और ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो कांच तो फट जाएगा, वो जो गिलास में करते हैं ना हम लोग, वही फट जाएगा गर्म होकर। सोच लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग है वो। आगे पढ़ते हैं हम लोग। जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, देखिएगा, जल को अम्ल में डालने से तो मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ जाता है, और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट जाता है। बोलेगा हम जल को अम्ल में क्यों नहीं डालते हैं, बोलेगा ना जी, बोलेगा अम्ल में हम जल नहीं डालते क्यों, तो बोलेगा मिश्रित अस्फीत मतलब अस्फीत हो जाता है, उछल जाता है, हमारे आंखों में पड़ जाएगा, चाहे मुँह में पड़ जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट जाएगा, जो होता है ना गिलास उलास, वो फट जाएगा एकदम गर्म होकर। समझ में आ रहा है, आगे देखिएगा। अब देखिए कितना शॉर्ट से यहाँ पे लिखा है, देखिए अब अम्ल की अभिक्रिया कैसे कैसे हो रहा है, देखिएगा। पहले धातु प्लस अम्ल मतलब अम्ल प्लस धातु बनेगा, तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, दिख रहा है क्या। आगे देखिए धातु के साथ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, लवण प्लस जल निकाला है क्या, धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, अभी पढ़ चुके ऊपर। फिर क्या बोल रहा है बाबू, धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। पूछेगा धातु कार्बोनेट के साथ कौन सी गैस निकलती है, तो बोलना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये बहुत बारीकी क्वेश्चन है, यहाँ से उठाएगा वो जानता है कि इससे फंस जाएगा लड़कन। समझ में आना, वो नहीं चाहता कि मैं मतलब सबसे ज़्यादा सबको फर्स्ट करा दूँ, ठीक है, लेकिन इतना चाहता है कि मैं थर्ड करा दूँ जरूर, लेकिन फेल ना कराऊँ, ऐसा सोचता है। लेकिन हम लोग टॉप आने के लिए सोच रहे हैं ना, टॉप पर पढ़ेंगे, देखिएगा। फिर क्या बोला, वो क्षार के साथ अभिक्रिया, लवण प्लस क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है। क्या धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, वो जल प्लस कार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होगा, ठीक है। आगे क्या बोले यहाँ पे, अब सेम टू सेम क्या आएगा, वो क्षार के साथ अभिक्रिया क्या होगा, अभी हमने पढ़े ना, अभी क्षार पढ़ते हैं, ठीक है। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है कब, तो धातु के साथ रिएक्शन करता है तब। फिर क्या बोला बाबू, धातु ऑक्साइड के साथ होता है तो क्या, लवण प्लस जल निकलता है। फिर क्या बोला है, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, यानी कोई अभिक्रिया नहीं, कटकुट कर दीजिए इसको। फिर क्या बोला, अम्ल के साथ रिएक्शन तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है ना, जो कि उदासीन का नाम अभिक्रिया हो जाएगा। फिर क्या, धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, इसे भी कट कर दीजिए, ठीक है बाबू। आगे चलते हैं। अब आते हैं क्या, अम्ल व क्षारकों में समानताएं, क्या इक्वलिटी है, क्या बराबरी का है, वो समानता हम देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, सभी, देखिए सभी दिख रहा है, सभी अम्ल क्या होता है, H+ आयन उत्पन्न करता है, सभी अम्ल जितना भी अम्ल है ना दुनिया में सब H+ आयन उत्पन्न करेगा। फिर क्या बोला, सभी क्षारक OH आयन उत्पन्न करता है, अभी थोड़ी देर पहले क्लास में बताया था इसी में। आगे देखिए बाबू यहाँ पे, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है, तनुकृत मतलब मिल जाता है, ठीक है। जल में मिलाने पर आयन का सांद्रता H3O+ या OH- से प्राकृतिक इकाई आयतन की कमी हो जाती है, ठीक है। आगे समझिएगा बाबू, इसमें क्या बोला बाबू, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता मतलब उसका क्या मतलब भूमिका, क्या स्ट्रॉन्गनेस है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला वो, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर H+ आयन ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है यानी कि वो अम्ल है, और OH आयन मतलब OH- आयन ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है, क्षारीय है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पढ़ते हैं, देखिएगा। किसी अम्ल या क्षारक की प्रवृत्ति हम यह संवैधानिक मतलब सार्वभौमिक सूची द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूची इनके सूचकों की मिश्रण होता है, देखिएगा। यह सूची किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, ठीक है, जो कि नीचे की ओर दर्शा रहा है बाबू, देखिएगा। अब आता है pH स्केल। pH स्केल से तो पता कर पाते हैं हम लोग, देखिए H+ ज़्यादा आयन उत्पन्न करेगा, इसका मतलब अम्लीय है, और OH- ज़्यादा आयन उत्पन्न करेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो देखिए क्या बोल रहा है, pH स्केल तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता क्या होता है, ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे बोलते हैं pH स्केल। इसे बोलते हैं pH मन क्या होता है, P मन होता है पुरांश, मतलब पुषांश, क्या होता है P मने पुषांश, इसे बोलते हैं पोटेंज मने पोटेंशियल यानी पावर। समझ में आ गया, जो एक जर्मन शब्द है, कैसा ये जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है इसका, तो शक्ति को नापते हैं कि अम्ल का कैसा शक्ति है, अब क्षारक कैसा शक्ति है, देखिएगा। अगर pH बाबू pH मान जो होता है ना, एक स्केल होता है, देखिए नीचे लिखाया गया, देखिएगा यहाँ पे, फिर समझाते हैं। कहाँ गया स्केल, नहीं है बाबू इसके अंदर, मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखिए बाबू, देखिए बाबू तुम्हारा बताते हैं। मान लो तुम्हारा एक स्केल है बाबू, ये 0 से लेकर 14 तक रहता है, ठीक है। अरे तुम्हारा 7 होता है बाबू, 7, ठीक है। अगर 7 से पहले है तो उसे बोलेंगे अम्लीय, और 7 के बाद है उसे बोलेंगे क्या, क्षारीय, या जो 7 पर रहेगा उसे क्या बोलेंगे, उदासीन। देखिएगा बाबू आगे, हाँ बाबू यहाँ देखिएगा, जो pH मान 7 के बराबर हो जाएगा ना बाबू, देखिएगा
7 के बराबर क्या बन जाएगा वो? उदासीन। उदासीन उदासीन न्यूट्रल जिसे बोलते हैं। और जो 7 से क्या होता है कम है ना, उसे बोले क्या बोले? अम्लीय। और 7 से ज़्यादा है ना ज़्यादा, तो क्या बन जाएगा ये? क्षारीय। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे देखिए बाबू यहाँ पे, यह स्केल 0 से लेकर 14 तक प्राप्त कर, मतलब 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, 0 से 14 तक होता है, समझ में आ गया? देखिएगा, दुर्बल अम्ल माने कमजोर है, मतलब दुबला पतला समझ लीजिए। ठीक है, तो CH3COOH, H2CO3 ये तुम्हारा कमजोर है। H प्लस आयन है क्या इधर ज़्यादा हो रहा है, H प्लस आयन यानी क्या स्ट्रॉन्ग है ये, यानी प्रबल अम्ल है बाबू। ठीक है, देखिएगा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ऐसा तुम्हारा क्या है? स्ट्रॉन्ग अम्ल है। आगे चलते हैं बाबू नेक्स्ट, इसे क्या बोले बाबू? दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल। तुम्हारा OH माइनस अगर 0 के लगभग है तो तुम्हारा क्या एकदम कमजोर क्षार है, और OH ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? एकदम स्ट्रॉन्ग क्षार है। समझ में आ रहा है? ये देखिएगा, इसमें क्या है मतलब NH4OH बहुत कमजोर है, तुम्हारा क्या क्षार है। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब तुम क्या है? स्ट्रॉन्ग क्षार है। क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा साबुन होता है बाबू। क्या होता है? कोई भी साबुन जो हमारे मुंह में चल जाता है बहुत कैसा लगता है, वैसे ही साबुन ही है। देखिएगा बाबू यहाँ पे एक डायग्राम तो दिखा रखा हूँ, देखिएगा बाबू यहाँ पे। ओहो, आगे देखिए नेक्स्ट, सही है देखिएगा, बस देखिए ये दिख रहा है बाबू 7, इसे बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं इसे? उदासीन। अब बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति कैसा हो रहा है? ये बढ़ रहा है ऊपर की ओर, इधर की ओर, तो अम्लीय ना बढ़ रहा है, और इधर क्या बढ़ रही है? क्षारीय बढ़ रहा है, तो क्षार बढ़ रहा है। और H प्लस आयन की सांद्रता इधर वृद्धि हो रहा है, और इधर क्या होता है? H प्लस की कमी हो रही है, तो नहीं अम्लीय है। आगे देखिएगा, अब आते हैं बाबू दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में pH का मान का महत्व क्या होता है? पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो देखिए दैनिक जीवन में pH का महत्व। ठीक है आगे देखिए बाबू, देखिए बाबू पौधे एवं पशु होता ना है, पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। देखिएगा, हमारा शरीर 7.0 से लेके 7.8 pH परास यानी रेंज के बीच में कार्य करती है। ठीक है, परास मतलब रेंज, इसे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है बाबू, आगे देखिए बोले, वर्षा के जल pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण जलीय जीव होता है जो बोलते उछल उछल के लेता है, वो बहुत कठिनाई हो जाता है उसका। ठीक है बाबू, आगे देखिएगा, आगे पढ़ते बाबू मिट्टी का pH मान। क्या पढ़ेंगे? मिट्टी का pH मान। देखिएगा, तो ये क्या मिट्टी का pH मान, तो मतलब अच्छी उपज के लिए, खाना जो खेत में करते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले pH मान का स्केल किया जाता है। मिट्टी का pH मान कितना है, कौन सी फसल उगेगी इसमें अच्छा। ठीक है, देखिएगा, तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास के बीच आवश्यकता होती है। ठीक है बाबू, आगे देखिएगा, यदि किसी स्थान के मिट्टी का pH मान अधिक या तो किसान उसे मतलब अधिक अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, तो आवश्यकता के अनुसार क्या होगा? क्षारीय मिलाएगा चाहे अम्लीय मिलाएगा। उर्वरक होता है ना, उर्वरक, वो मिलाएगा। अधिक भी किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर बोले हमारे पाचन तंत्र का pH मान, हमारा जो पेट में होता है ना पाचन कैसा होता है। देखिएगा, हमारा उधर तो ना जो पेट के अंदर होता है, हमारा उधर यानी पेट जो स्टोमच होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके अंदर HCl होता है बाबू, उत्पन्न करता है, जो भोजन के पचाने में सहायता करता है। अपच की स्थिति में देखिएगा, अपच माने पचा नहीं है, तो अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन की अनुभव होता है। माने ज़्यादा हमारा खाना खा लिया, पच नहीं रहा है, तो क्या पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो ये बोला जा रहा है। फिर क्या बोला यहाँ पे देखिए, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसाइडिक एसिडिटी जो बोलते हैं ना, इनो, बोलते हैं ना इनो, तो इनो भी यूज करते हैं। जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो क्या होता है बाबू, देखिए जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। हम जानते हैं, देखिए जो अंदर होता है वो अम्लीय नहीं होता है जी, ज़्यादा निकल गया तो जो इनो लेते हैं ना वो क्षारीय होता है, तो क्षारीय अंदर जाके क्या बना, उदासीन बना देगा, तो पेट नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, देखिए बाबू नेक्स्ट इधर कहते हैं pH परिवर्तन के कारण दंत का क्षय हो जाना। pH होता है pH, दंत क्षय मैंने दांतों को सड़ जाना। ज़्यादा हम लोग बचपन में ज़्यादा चॉकलेट खाता है, उसका दांत सड़ जाता है, ऐसा क्यों सड़ जाता है? तो देखिएगा मुंह के pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ होने स्टार्ट हो जाता है बाबू। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, दांतों का इनेमिल एक परत होती है ऊपरी वाली, जो व्हाइट लगता है, किसी का पीला हो जाता है, पीला होता है ना, कितनों बरस के अंदर पीला रहेगा, इसका मतलब है उसका इनेमिल है ना वो हट चुका है। समझ में आया? इसके वजह से पीला नजर आ रहा है। सेम टू सेम देखिएगा यहाँ बोला, दांतों का इनेमिल यानी दंत वल्ले कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर के सबसे बाहरी सबसे कठोर पदार्थ होता है। बोलेगा शरीर का सबसे कठोर पदार्थ तो इनेमिल होता है, क्योंकि दांतों की पहली परत होती है। फिर क्या बोल रहा है, यह जल में नहीं नहीं घुलता, लेकिन मुंह की pH मान 5.5 से कम होने पर सांसर हो जाता है, मतलब दांत सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बोलेगा, देखिए क्षारकीय दांत मंजन का प्रयोग करने से अम्ल की आधारता मात्रा उदासीन हो जाता है। हम लोग सुबह सुबह कॉलेज करते ना बाबू,
देखिए हम लोग खाना खाते हैं रात में, तो रात भर में हमारे मुंह का जो है ना पीएच मान वो अम्ल हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो सुबह उठ कॉलेट करते हैं तो कॉलेट होता है क्षारीय। ठीक है, क्षारीय होने के कारण तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे, मतलब उदासीन हो जाता है, इसके वजह से तुम्हारा सड़ता नहीं है। कोई कहते तो तुम्हारा नमक से ब्रश कर लेता है जी, अब क्या फ़ायदा नमक से करने से, कोई फ़ायदा है जी? वो खुद नमक है, और नमक क्या बनाएगा, नमक बना देगा, उदासीन बनाएगा नहीं बनाएगा, तो नमक से नहीं करना चाहिए। आगे देखिएगा बाबू यहाँ पे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों क्या आत्मरक्षक, कैसे उसका रक्षा करता है देखिएगा। तो मधुमक्खी का डंक, देखियो डंक, अरे मारता है जी, तो मधुमक्खी का डंक एक अम्लीय छोड़ता है जिसके बाद जलन होता है, फूल जाता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा उपयोग किया जाता है जिससे आराम मिलती है। डंक मार देना, उसे बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे ना तो क्या सही हो जाएगा। पूछेगा कि मधुमक्खी का डंक मारने पे कौन सा मतलब यूज करना चाहिए, बोलना बेकिंग सोडा। ठीक है, जलन मतलब कम होती है। आगे नेटल देखो, नेटल मैंने बिच्छू होता है ना, बिच्छू, तो नेटल के डंक बाल, नेटल के डंक होता है ना, उसके बाल मेसोनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन वाले पदार्थ का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे पत्ती झाड़ मतलब रगड़ कर किया जाता है। डाक का एक पौधा होता है, पत्ती होता है, उसे रगड़ने से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है बिच्छू मारने पे। डंक उसी को बोल जा रहा है, ठीक है ना। इस पत्ती से सही हो जाता है। ठीक है, पत्ती आप नहीं लगाए, एनसीईआरटी किताब में पत्ती है, आप देख लीजिएगा उसको। देखिए हाँ, आगे देखते हैं लवणों का पीएच मान कैसे होता है देखिएगा। तो परबल अम्ल प्लस परबल क्षार मिलकर उदासीन बनता है जो कि पीएच मान 7 होता है। फिर बोला परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार मिलकर उदासीन बनता है, उदासीन लवण अम्लीय लवण बनता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। कम बाबू, कम, लवण है ना तो कम ना होगा। फिर परबल क्षारक प्लस दुर्बल अम्ल में क्या बनता है, लवणीय मतलब क्षारीय लवण बनाता है जो कि 7 से अधिक होता है। क्षारीय लवण जो कि 7 से अधिक होता है। आगे देखें, मतलब आगे देखते बाबू, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा आगे नेक्स्ट। हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू देखिएगा, साधारण नमक के रसायन क्या पढ़ेंगे, साधारण नमक का क्या है तुम्हारा रसायन कैसे होगा देखिएगा। पहला तुम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं NaOH मतलब NaOH। फिर बोलते हैं कि विरंजक चूर्ण, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीकार्बोनेट एक्सिम क्लोराइड। ठीक है, बोलते हैं बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, फिर बोलते हैं क्या धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2। फिर क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट × ½ H2O, मतलब कैल्शियम CaSO4 × ½ H2O। ठीक है बाबू, ये हम लोग पढ़ेंगे, मतलब H2O हाफ, इसमें ना मिस प्रिंट हो गया बाबू देखिएगा, H पहले 2S पहले आ गया। ठीक है, इसको आप मिस कर लीजिए, यहाँ पे लिखे हैं 2 लिखा हुआ है, H2O है। आगे देखिएगा बाबू यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं क्या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, देखिएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कैसे बनेगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण के जल से विद्युत प्रभावित करने पर वियोजक होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है बाबू, क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaCl जल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझ में आ गया। आगे देखिएगा बाबू नेक्स्ट, जैसे बाबू देखो एनोड पे क्या जाएगा तो Cl जाएगा, कैथोड पे क्या जाएगा तो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोले यहाँ पे कैथोड के पास क्या होता है तुम्हारा NaOH विलयन बनता है। ठीक है, NaOH क्या बनता है, विलयन बनता है। फिर क्या इसका उपयोग क्या है बाबू, इसका उपयोग देखिएगा। तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग करता है, यानी ईंधन मार्गरीन का प्रयोग करता है। फिर क्या है दूसरा देखिएगा क्लोरीन, जल की स्वच्छता को PVC में करता है, कन्वर्ट करता है ना, जल को अच्छा बनाता है, साफ बनाता है, तो PVC में करता है, CFC में यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में करता है। फिर बोला HCl इस्पात की सफाई करता है, इस्पात ही क्या करता है, सफाई करता है। फिर क्या बोलता है औषधियाँ, औषधि में होता है क्या मेडिसिन वगैरह जो बनता है ना, उससे प्रयोग होता है। फिर आगे देखिएगा बाबू इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे देखिएगा धातु से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए प्रयोग करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू कैल्शियम मतलब क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये विरंजक चूर्ण है। क्या है, विरंजक चूर्ण की तरह बनेगा जो घरेलू विरंजक वस्त्र का विरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए बाबू हम लोग नेक्स्ट करते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। ठीक है, देखिएगा देखिए बाबू शुष्क बुझे हुए चूर्ण है, जो शुष्क होता है ना क्या बुझा हुआ चूर्ण है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, ऑक्सी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस है। इसमें क्लोरीन की प्रक्रिया करने विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है बाबू। देखिएगा ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोरीन जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O का निर्माण कराएगा। ठीक है, आगे देखिएगा इसका उपयोग कैसा है,
देखिएगा उपयोग इसका, मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो वस्त्र उद्योग में सूती का विलेन मतलब विलेन के व्यंजन के लिए प्रयोग करता है। जो वस्त्र होता है साफ करने में, कपड़ा उपड़ा उसमें प्रयोग किया जाता है। फिर क्या बोला, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए प्रयोग करता है। जो कागज़ की फैक्ट्री होता है ना, जो मतलब जो उसे मतलब कागज़ फैक्ट्री में काम आता है, ठीक है, उसे मतलब व्यंजन करने के लिए, लकड़ी को मज्जा बनाने के लिए, मतलब चूरने के लिए, ठीक है। कभी देखते हो कहीं खिलौना बनता है लकड़ी का, गत्ता का, कहीं मूर्तियाँ बनाता है तुम्हारा कूट का, देखे हो, इससे बनता है। आगे क्या बोल रहा है बाबू, रासायनिक उद्योगों में एक उपाचक के रूप में होता है, उपाचक के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, पीने वाले पानी, जो पानी होता है ना, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है बिना चून को। बड़े बड़े टंकियाँ मान लीजिए, और मान लीजिए बहुत बड़ा टंकी, हम लोग बल्कि एकदम छोटा सा नजर आएंगे वहाँ पे, मान लीजिए तुम्हारा इतना बड़ा टंकी है बाबू, इसमें हम लोग यहीं पे नजर आएंगे तो साफ हो जाएगा, अंदर घुस जाएंगे तो वो हमारा पानी आ गया तो साफ नहीं हो सकता, सही, इतना बड़ा कितना बड़ा एरिया है, इससे अच्छा तुम्हारा क्या होता है, बिना चून डाल जाता है और तुरंत अंदर साफ होकर निकल जाता है वो, ठीक है। आगे देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे बाबू बेकिंग सोडा, क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रयोग क्या है देखिएगा, देखना। तो सोडियम मतलब NaCl, इसमें कैसे बनता है, तो NaCl में पानी डालेंगे H2O, फिर डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर डालेंगे हम लोग मतलब HN3 डालेंगे, इसे अमोनियम बोलते हैं, प्लस क्या बन जाएगा तुम्हारा NH4Cl बन जाएगा, और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा होगा, ठीक है, बनेगा। फिर क्या इसका, यह एक दुर्बल असंक्षारक है, ठीक है, दुर्बल है मतलब कमजोर एक तरह से। देखिए मतलब खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें अभिक्रिया किया जाता है। बेकिंग सोडा का नाम सुने हो, पूरी पकौड़े बनते हैं ना, जो बड़ा बड़ा जो केक बनता है, जो फैला देता है सब, तो ये तुम्हारा क्या है, बेकिंग सोडा ही है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हीट का मतलब रिएक्शन होता है बाबू, तो Na2CO3 अलग हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब जल अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसका उपयोग क्या है बाबू, यहाँ पे उपयोग लिखा हुआ है, मिस हो गया है, ठीक है, ये उपयोग लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, बेकिंग पाउडर बनाने में क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस टाइट्रिक अम्ल मिलता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इस अभिक्रियाशील मतलब अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड क्या है के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, तथा इससे यह मुलायम एवं संपंच हो जाता है। जो होता है ना बाबू, केक बड़ा दिखता है, बड़ा इसी की वजह से दिखता है, अथवा स्पंज होता है ना, दबाने में दब जाता है, इसी की वजह से दिखता है, ठीक है। आगे देखिएगा, यह क्या है, यह एंटीसीड का एक संगठन है, किसका संगठन है, एंटीसेडिट का क्या है, मतलब एंटीसीड का एक संगठन है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशासक में भी किया जाता है, अग्नि को बताते हैं ना, उसमें भी किया जाता है इसको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे धोने का सोडा, जो ब्रश यूज करते हैं ना, मतलब कपड़े धोने के लिए, उसका आएगा धोने वाला सोडा, जिसे बोलते हैं क्या, देखो धोने का सोडा, इसका सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O। इसे याद कैसे करेंगे, हमारे कपड़ों पर धोते हैं ना बाबू, हमारे 10 बाल्टी पानी लगता है, तो 10 बूंद से याद रखें, 10 पानी यानी 10H2O यानी 10 बाल्टी पानी, यानी सोडियम कार्बोनेट × 10H2O, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा बाबू, यहाँ पे तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जब दोबारा इसे करेंगे ना, किसको, सोडियम कार्बोनेट को, तो क्या बनेगा, धोने वाला सोडा। यह एक क्षारकीय लवण है, कैसा है, क्षारकीय लवण, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, मतलब है ना Na2 मतलब सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2 मतलब प्लस 10H2 निकालेंगे ना पानी का, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 × 10H2O का निर्माण हो जाएगा, जो कि तुम्हारा क्या बनेगा, धोने का सोडा, ठीक है। सूत्र पूछता है, इसका सूत्र क्या है धोने वाला सोडा का, बता दीजिएगा। फिर क्या बोले, इसका उपयोग क्या है बाबू, देखिएगा, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, कागज जो फैक्ट्री होता है ना उसमें होता है। फिर क्या बोला, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है, बोरेक्स का उत्पत्ति में भी होता है, ठीक है, हाँ बोरेक्स। आगे क्या बोला है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, घर में साफ सफाई करते हैं ना, उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। फिर जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, धोने का सोडा को। आगे देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या, कैल्शियम सल्फेट × 12H2O, ठीक है, देखिएगा हाफ है, 1/2 मैंने हाफ H2O। तो जिप्सम को 343 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं में त्याग कर कैल्शियम सल्फेट यानी हेमीहाइड्रेट यानी अर्धहाइड्रेट यानी POP बनता है। POP समझते हो ना बाबू, हम लोग पुट्टी करते हैं जैसे, जो घर में ऊपर फैन के ऊपर लगा रहता है, जो डिजाइन वाला, वो सब POP से होता है, वो तो समझ में आया ना, हड्डी उड्डी टूट जाता है, वो POP से तो करता है। देखिएगा, यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल के मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान हो जाता है, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ना तो यह कठोर बन जाता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट है × 12H2 निकालेंगे तो क्या बनेगा, प्लस 12H2O प्लस 1.5 बूंद और पानी, देखो 1 सही 1/2 है ना, H2O पानी निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम सल्फेट × 2H2 जो कि क्या बनेगा, ये जिप्सम बनेगा, क्या बनेगा, तो हड्डी डॉक्टर है ना, डॉक्टर हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्या है बाबू, देखिएगा इसका उपयोग,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर हड्डी मतलब टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोले इसका उपयोग खिलौने बनाने के बनाते हैं खिलौना सजावट के लिए, खिलौने बनाना सजावट का सामान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सजावट मैंने जो ऊपर सजाते हैं पंखा के लिए, कहीं बॉल के लिए होता है ना, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा इसका उपयोग सतत को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। जो सतत होता है फर्श उसको चिकना बनाने के लिए करते हैं पीओपी, उसे करा जाता है। आगे देखिएगा बाबू, क्रिस्टल का जल देखिएगा, लवण के एक सूत्र इलाके में मतलब सूत्र इकाइयों में जल के निश्चित आयनों की संख्या में क्रिस्टल का जल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं बाबू, ताकि इससे ना सभी एग्जाम को ना क्रैक कर दे, कोई भी 10 का एग्जाम हो पूरा क्रैक हो जाएगा। ठीक है बाबू, थैंक यू।